राष्ट्रीय जागरूक मुस्लिम मोर्चा के तत्वाधान में भारत के कई महत्वपूर्ण पसमानदा मुस्लिम संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन होटल रिवर व्यू शाहीन बाग में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व किया हाफिज गुलाम सरवर ने। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में मौजूद रहे डॉक्टर अनीस अंसारी, IAS पूर्व कुलपति, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ मौजूद रहे। गुजारिश की है कि जो मौजू हो वो बिल्कुल ये जो लगाया जाता है किसी भी कार्यक्रम में, आप सभी तजर्बेकार हैं, बड़े बड़े सेमिनार आप अटेंड करते हैं, आपको समाज के लोग बुलाते हैं, आप बोलते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि बिल्कुल आप केंद्रित इस पर रखें ताकि यहां से जो मकसद है ऑर्गेनाइजेशन का, जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो जरूर उनका एक एजेंडा होता है, उनकी टीम होती है कि भाई आज इस प्रोग्राम से हमें यह संदेश देना है। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे मसाइल, मैंने शुरू में भी इस बात को कही है, और कुछ पॉलिटिकल मसाइल है वो तो राजनीति से ही हल होंगे, कुछ सोशल इश्यूज है। आज जो सम्मेलन का विषय रहा पसमानदा मुस्लिम, हाल, माजी, मुस्तकबिल और चुनौतियां थी। कार्यक्रम में 3 चर्चा सत्रों के दौरान वक्ताओं ने भारत में पसमानदा मुसलमानों के अतीत, वर्तमान और भविष्य के विषय पर चर्चा की और साथ ही उनके द्वारा जंगे आज़ादी और राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। वर्तमान समाज में पसमानदाओं के ऊपर अशराफ मुसलमानों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व पर भी सामूहिक चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए। कार्यक्रम में आए तमाम अतिथियों का शील्ड देकर सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज। मैं उनको अभी प्रोग्राम में तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया भी बना परिचय दीजिए। मुझे डॉक्टर अनीस अंसारी कहते हैं। मैं 1973 बैच का IAS अफसर हूँ, यूपी काडर का। आज जो यहाँ पर पसमानदा मुसलमानों को लेकर के जो सेमिनार आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सेमिनार इस मकसद से बुलाया गया है कि हिंदुस्तान में जो पिछड़े तबकों की बड़ी आबादी है वो उन जगहों पे नहीं पहुँच सकी है जो जमहूरियत में उनका हक बनता है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों में बेदारी हो, खासतौर से पसमानदा तबकात की जो औरतें और मर्द हैं उनके समझ में आ जाए कि उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, अगर वो मेहनत करेंगे तो आगे पहुंच जाए और जो रुकावटें उनको दूर कर दें। इसमें ने 3 चीज़ों पर अमल करने के लिए कहा है। पॉलिटिकल पावर पहले हासिल करिए, तालीम हासिल करिए और पैसा कमाइए। ये 3 चीज़ों में जिसमें भी आप शपथ ले जाएंगे आप अपना और अपनी बिरादरी का और पूरे मुल्क का फ़ायदा करें। क्या कारण रहा है आज तक मुसलमानों को पीछे रखा गया है? खाली मुसलमानों को नहीं, हिंदुस्तान के बड़े तबका जो मुसलमानों से भी बड़े हैं जी, OBC 42%, उनकी 8% नुमाइंदगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी जो कैबिनेट है 20 आदमियों की RSS की, उसमें एक आदमी था OBC का भी। जब बिल्कुल इलेक्शन की धूप लगी तब उन्होंने 8 आदमी शामिल किए। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट 23% है। उनकी रिजर्वेशन की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर की रिजर्वेशन की वजह से उनको थोड़ी बहुत सहूलत मिली, लेकिन अभी भी क्लास 1 की नौकरियों में 23% नोट नहीं पड़े। पूरा हिंदुस्तान हिंदू, मुसलमान, सिख सब मनुवादी सिस्टम में काम करते हैं। यहाँ पर आदमी को पैदाइश के दिन से बड़ा या छोटा मान लिया। इस व्यवस्था को कुछ कुचलने की जरूरत है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसीलिए RSS वाले कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए लोग राहुल गांधी पर अटैक करते हैं। उनको पता है कि सबसे बड़ा सिपाही हमारे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, जो आंखों में आंखें डाल के मोहन भागवत से कहता है कि आप गुरु गुलवारकर और जो हिंदुत्व के सावरकर साहब, उनकी किताबों को रिजेक्ट।
जिस तरीके से हिंदुस्तान में इस तरीके के कई सेमिनार आयोजन किए जाते रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो क्या कारण है ये? देखिए, ये कहना गलत है कि रिस्पॉन्स नहीं आया। ये जो किसी भी कम्युनिटी में जो तरक्की होती है वो एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे होती है। अब बेदारी पैदा कर रहे हैं। अब कम से कम आप आर्टिकल 341 की बात सुनते, हमारे जो बुजुर्ग थे उनको नहीं मालूम। हमें जिन साहब ने लॉ पढ़ाया, ये लॉ यूनिवर्सिटी के PhD थे, सैयद मिसबाउल हसन, वो मेरे घर में चाय पर तशरीफ़ लाए, तो उनको पता नहीं था कि आर्टिकल 341 पे अलग से गैर कानूनी मजहब की शर्त लगाएगी। अब कम से कम आम आदमी को पता है, ये बच्चा खड़ा है, इसको पता है कि मजहब की बुनियाद में हमारे खिलाफ तकलीफ हो रही है। तो जब काम करेगी, देखिए कोई भी कम्युनिटी बिना काम किए, बिना आगे बढ़े हुए, ये चलती ट्रेन है, जो घुस जाएगा उसको जगह मिल जाएगी। जो बाहर खड़ा रहेगा कि अरे साहब कोई बुलाने आए, तो फिर गालिब जैसा हाल होगा कि दरवाज़ा खुला नहीं था तो काबे से वापस चले। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी। बिहार में पिछड़ा वर्ग का कोटा है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान में लागू किया जाए तो कितना फायदा मिलेगा? इससे बहुत फायदा होगा। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो पहला बैकवर्ड कमीशन हेड किया, उसी में तजवीज़ थी कि जो अति पिछड़ा तबका है हिंदू मुसलमानों का, उनको अलग से हिस्सेदारी मिलना चाहिए, लेकिन बाद की हुकूमतों ने उसको अमल नहीं किया। ये लालू प्रसाद यादव जी ने पहली बार बिहार में ऐसा सिस्टम लागू किया। हम इसकी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, अपनी पार्टी में भी उठा रहे हैं, कांग्रेस में बाहर भी उठा रहे हैं कि उनके लिए, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं, उनकी लीडरशिप कम है। तो यादव के मुकाबले में, अंसारियों के मुकाबले में, कुर्मियों के मुकाबले में, जाटों के मुकाबले में, लोथ के मुकाबले में धोबी, बिन, मल्ला, कुमार ये पिछड़ गए। इनके अलग से सब कैटेगरी होना चाहिए, उनको अलग से देता, यानी 27% में ही उनको 18-20% के करीब मिलना चाहिए, और 8-10% आप दे दिए जो ज़्यादा डेवलप। इनकी परेशानियों और जो समस्याएं हैं और आगे ये क्या करेंगे मुस्तकबिल में, सर थोड़ा तेज बोलिए। एक विचार-गोष्ठी का आयोजन हुआ और इसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि हम भारत के साथ बात कि आईने लागू हो जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद हमारी नहीं किया गया। ये संविधान में जहाँ अमेंडमेंट लागू करने की बात है, अमेंड किया जाए, आर्टिकल 351 में जो अमेंडमेंट करना है उसे लगाया जाए, वरना भारत के मुसलमान और पसमानदा मुसलमान